हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेल साइकिल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट कैंडिडेट्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में। सेल साइकिल, तो सेल साइकिल क्या है? मैं सिंपल यहाँ पर सिंपल तरीके में आपको मेन पॉइंट्स या सिंपल तरीके में आपको ये सेल साइकिल सारा का सारा यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो सेल साइकिल क्या है? सिंपली सेल साइकिल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो सिंपली एक सेल के अंदर एक साइकिल चल रहा है। जो भी कोई साइकिल होता है ना, उसमें इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स, और वो भी सीक्वेंशियल इवेंट्स। एक सेल के अंदर सीक्वेंशियल इवेंट्स हो जाते हैं, और उन सीक्वेंशियल इवेंट्स में होता क्या है, एक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जीनोम होता है एक सेल के अंदर, उस सीरीज ऑफ इवेंट से उसका जेनेटिक में एक सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करती है, और उसके बाद फाइनली एक सेल आफ्टर डुप्लीकेशन ऑफ इट जीनोम, उसके बाद सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है फाइनली इनटू टू डॉटर सेल्स। तो उसको हम सेल साइकिल कहेंगे। तो सेल साइकिल में अगर हम डेफिनेशन सेल साइकिल की यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे सिंपली सेल साइकिल क्या है? सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स। तो सीक्वेंशियल इवेंट्स हो जाते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है? सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स इन विच, जिसमें क्या हो जाता है, इन विच द जीनोम ऑफ द सेल डुप्लीकेट्स, जिसमें जीनोम जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इन विच द जीनोम ऑफ सेल डुप्लीकेट्स, जो जीनोम होता है सेल का वो क्या हो जाता है, वो डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल 1 कॉपी है तो उसकी 2 कॉपी बन जाएंगी, डुप्लीकेट्स। genome of the cell duplicates, and finally cell divides into two daughter cells, and eventually cell divides into two daughter cells। और उसके बाद सेल क्या हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है, इनटू टू डॉटर सेल्स। दिस इज नोन एज सेल साइकिल। तो उसको क्या हम बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। तो यहां तक तो आई थिंक क्लियर है कि सेल साइकिल होता क्या है। क्या होता है सेल साइकिल? सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स। जो इसमें इवेंट जो हो रहे हैं वो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट में हो रहे हैं, वो सीक्वेंशियली हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पैटर्न वाइज, पहले कौन सा इवेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हो जाएगा, उसके बाद कौन सा इवेंट हो जाएगा। तो सेल के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये सीरीज, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है, बट दीज इवेंट्स आर सीक्वेंशियल इवेंट्स, ठीक है, इनकी कोई तरतीब होती है। तो जो सेल के अंदर ये सीक्वेंशियल इवेंट्स हो जाते हैं, जिसमें सेल का जो जीनोम होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, और उसके बाद फाइनली सेल क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है, किन में? दो डॉटर सेल्स में। तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। अब सेल साइकिल जो है, जो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं एक सेल के अंदर, ये दो फेजेस में हो जाते हैं। तो सेल साइकिल के दो फेज हैं। एक तो इसका क्या है, इंटरफेज। सेल साइकिल हैज टू फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज। दो फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है। इंटरफेज एंड एम फेज। तो सेल साइकिल डिवाइड हुआ है इनटू टू फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज। अब देखो इंटरफेज जो है, इंटरफेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज इज नोन एज, अगर मैं यहां पर इंटरफेस कर दूं, तो इंटरफेस जो होता है इसको हम प्रेपरेटरी प्रेपरेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रेपरेटरी फेज मतलब, फॉर एग्जाम्पल अभी नवंबर में आके आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अभी
से आप क्या कर रहे हो, अभी आप रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो एक सेल साइकिल में सेल क्या होती है, लास्ट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये इसका रिजल्ट है, दैट मीन्स इसका एग्जाम का रिजल्ट लास्ट पर क्या निकलता है, सेल साइकिल का रिजल्ट क्या है, दो डॉटर सेल्स निकल जाती है। तो इसी तरह एक सेल लास्ट में दो सेल्स में डिवाइड होने के लिए पहले क्या करेगी, वो पहले प्रेपरेशन करेगी। प्रेपरेशन और प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज को, पहले वाले फेज को, जो सेल साइकिल का पहला फेज है इंटरफेज, इंटरफेज को हम क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। तो इसमें एक सेल जो होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक है, किसके लिए, लास्ट फाइनल जो होता है डिवीजन के लिए, अपने आप को क्या करती है, वो तैयार करती है। तो इसीलिए इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। इंटरफेज इज आल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज। तो इस प्रिपरेटरी फेज में होता क्या है, सेल प्रिपरेशन करती है, ठीक है, सेल प्रिपरेशन करती है इन ऑर्डर टू अंडरगो द डिवीजन, ठीक है। जो एक्चुअल डिवीजन होता है ना, एक्चुअल सेल एक जब डिवाइड हो जाती है तो एक्चुअल डिवीजन जो होता है वो एम फेज में हो जाता है। एम फेज जो होता है, जो दूसरा फेज होता है एम फेज, एक्चुअल डिवीजन फेज हम इसको कहते हैं, एक्चुअल डिवीजन फेज। तो सेल एक्चुअली डिवाइड किस में होती है, एम फेज में डिवाइड होती है, एक्चुअल डिवीजन फेज। तो सेल लास्ट में डिवाइड कहां पर होती है, एम फेज में डिवाइड होती है। लेकिन उससे पहले इंटरफेज आता है सेल साइकिल, लेकिन उसमें क्या करती है, ये प्रिपरेशन करती है। लेकिन एक्चुअल डिवीजन फेज कौन सा है, एम फेज होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। इंटरफेज जो है, इंटरफेज तीन सब फेजेस का होता है। इसमें तीन फेजेस आते हैं, G1 फेज, जी वन फेज, उसके बाद एस फेज आता है और G2 फेज आता है, ठीक है। और बिटवीन जी वन और एस के दरमियान एक और फेज आता है, दैट फेज इज नोन एज G0 फेज और क्यूसेंट, हाँ, उसको हम क्यूसेंट फेज भी कहते हैं। तो इंटरफेज तीन सब फेज का बना है, G1, S एंड G2। तो यहां पर मैं एक सर्कल बना रहा हूं, जस्ट लाइक ए सेल साइकिल। तो सेल साइकिल एक साइकिल के मैनर में होता है। एक सर्कल मैंने बना दिया, अब अच्छा तो नहीं बना बट सर्कल ही है। यहां से फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, एक सेल साइकिल में दिखा रहा हूं आपको। तो सेल साइकिल में क्या होते हैं, दो फेजेस होते हैं मेनली। क्या होते हैं इसमें, दो फेजेस होते हैं। एक कौन फेज होता है, एक तो एम फेज होता है और दूसरा, पहला इंटरफेज होता है, दूसरा एम फेज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा इसको, दिस इज एम फेज, ये तो मैं इसको यहां पर, ये G1 है, ये S है, ये G2 फेज है। और ये वाला फेज कौन सा है मेरा, ये मेरा एम फेज है। कंप्लीट सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल में ये दो फेजेस होते हैं, एम फेज और इंटरफेज। तो इंटरफेज इन तीन फेजेस का बना होता है, G1, S और G2 फेज का। तो इन तीन फेज को क्या कहते हैं, ये तो इंटरफेज है, ये मैं कहूंगा ये इंटरफेज है। जो ये तीन डॉटेड है ये इंटरफेज है। तो एक्चुअल डिवीजन फेज हम एम फेज को कहते हैं, ठीक। अब देखो, इस G1 और S के दरमियान यहां पर एक और फेज होता है, दैट फेज इज नोन एज G0 फेज, G0 फेज। और G0 फेज क्या होता है, G0 फेज एक रेस्टिंग फेज, एक रेस्टिंग ये होता है, फेज होता है, वायर ए सेल कैन रेस्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, रेस्ट फेज होता है। एक सेल यहां पर सेल साइकिल स्टॉप करेगी और फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स G0 फेज में रहेगी। सेल तो एग्जिट नहीं हो जाएगी, बट सिंपली हम कहेंगे कि सेल अगर रहना चाहेगी, सेल साइकिल में है वो, बट सेल साइकिल नहीं करना चाहेगी,
हाँ, ये phases नहीं करना चाहिए. Then the cell will enter into the G naught phase, and in G naught phase cells will remain for hundreds of years. For example, हमारी nerve cells जो होती है, nerve cells, वो nerve cells कभी डिवीजन करती नहीं है. ठीक है, तो ये भी किस फेज में है? G naught फेज में है. या हमारी मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स. तो मसल सेल्स और नर्व सेल्स ये किस फेज में है? जी नॉट फेज में है. सेल साइकिल के किस फेज में है? ये जी नॉट फेज में होते हैं. और इस फेज में ये फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स रहेंगी. ठीक है, और कभी इनको लगेगा कि नहीं हम डिवीजन करेंगे, देन दे कैन स्टार्ट द डिवीजन. ठीक है, अब देखो जी इंटरफेज में क्या होता है G1S और G1S और G2 में. तो G नॉट, आई थिंक ये आ गया आपको समझ. फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो ये G1 फेज है. G1 फेज में होता क्या है? G1 फेज में एक्चुअली G1 ये S है, G2 है और ये M फेज है. तो G1 फेज में एक्चुअली क्या होता है? G1 फेज में डुप्लीकेशन होती है. किनकी? डुप्लीकेशन ऑफ organelles, most of organelles. देखो अगर मैं यहां पर दिखाऊंगा G1 में क्या होता है? G1 में सेल ग्रो हो जाती है, सेल ग्रो होती है. और G1 फेज में एक्चुअली होता क्या है? डुप्लीकेशन. एक ऑर्गेनेली अपनी दूसरी कार्बन कॉपी बनाएगी. डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स. मैंने कहा मोस्ट, सारी नहीं, बट मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स किस में डुप्लीकेट होती है? G1 फेज में. उसके बाद है S फेज. तो S फेज क्या है? S फेज में एक तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाती है. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दैट मीन्स कॉपिंग ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन, डीएनए जेनेटिक मटेरियल अपनी जो क्रोमोसोम्स है वो अपनी कार्बन कॉपीज बनाते हैं, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इसमें हो जाएगी. और इसमें डुप्लीकेशन किसके होते हैं? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स. एक ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस के बाहर होती है, हाँ, तो उनकी क्या होती है? डुप्लीकेशन हो जाती है. तो एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं. क्यों कहते हैं हम इसको सिंथेसिस फेज? क्योंकि इसमें सिंथेसिस किसकी होती है? डीएनए की सिंथेसिस होती है. तो डीएनए की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है. क्रोमोसोम्स अपनी कार्बन कॉपीज बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं दिखाऊंगा, ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमैटिड है. तो ये क्या करेगा? ये अपनी कार्बन कॉपी बनाएगा ऐसे. इसने अपनी एक जेरॉक्स कॉपी बना दी. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स है. तो हर किसी क्रोमोसोम ने अपनी कार्बन कॉपी बना दी. ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है यहां पर. तो इसने भी अपनी कार्बन कॉपी बना दी. ठीक, कार्बन कॉपी बना दी. तो लेकिन अभी क्या है? सेंट्रोमियर एक ही है. तो दैट मीन्स क्रोमोसोम क्या है? 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, बट हर किसी क्रोमोसोम ने क्या किया? अपनी कार्बन कॉपी बना दी. तो जब भी आपको क्रोमोसोम नंबर आपको देखना होता है तो आप नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स क्या करेंगे? काउंट करेंगे. तो सेंट्रोमियर यहां पर अभी एक ही है, बट यहां पर दो क्रोमैटिड्स बन गए हैं. इसने अपनी एक और क्रोमैटिड बना दी है, एक और क्रोमोसोम इसने अपनी एक जेरॉक्स कॉपी बना दी है. ठीक है, तो तब जाके ये अभी क्या हो जाएंगे? खाली इसमें डीएनए अमाउंट ड्यूरिंग सेल साइकिल जो रेप्लिकेशन हम होती है, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, तो खाली डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है. ठीक है, ये बात आप याद रखोगे. तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाती है. और डुप्लीकेशन किसकी होती है? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स. तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं?
सेंट्रियोल्स एक ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस के बाहर होती है, और ये जो ऑर्गेनेली है ये ऐसी होती है, दे आर सिलेंड्रिकल और परपेंडिकुलर टू वन अनदर, दिस इज सेंट्रियोल, और इनके ऊपर एक स्फीयर सा होता है, दैट इज सेंट्रोस्फीयर, और इस पूरी ऑर्गेनेल को हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर होती है, दिस इज ये न्यूक्लियस के बाहर ही होती है, नजदीक ही होती है, तो उनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये इनकी डुप्लीकेशन कहाँ पर होती है, एस फेज में होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इतना याद रखो कि जब रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाती है, खाली अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, डीएनए अमाउंट डबल्स, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है बट डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अभी इतना ही डीएनए था एक क्रोमोसोम में, लेकिन अब जिसने अपनी कार्बन कॉपी बना दी तो इसमें दो और क्रोमोसोम ज्यादा, मतलब क्रोमोसोम का जो डीएनए का अमाउंट है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, बट क्रोमोसोम अभी एक ही है ये, लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। तो दैट मीन्स अगर हमारी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है, तो जब रिप्लिकेशन हो जाती है 46 क्रोमोसोम ही अभी बन जाएंगे इंटरफेज में जब रिप्लिकेशन होती है, बट उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक। अब है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, यहाँ पर डुप्लीकेशन होती है, जो भी ऑर्गेनेली अब बचेगी, दैट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की डुप्लीकेशन होती है, और क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की डुप्लीकेशन कहाँ पर होती है, G2 फेज में होती है। तो दिस मेक्स द एंड ऑफ इंटरफेस, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन सेल्स की बात करूं तो ह्यूमन सेल्स में इंटरफेस कितने टाइम तक होता है, 23 आवर्स तक, ह्यूमन सेल्स में इंटरफेस 23 आवर्स तक चलता है, ठीक है। और ह्यूमन सेल्स में एम फेज खाली 1 आवर का होता है, तो दैट मीन्स कंप्लीट सेल साइकिल ह्यूमन सेल्स में कितनी टाइम तक होता है, 24 आवर्स में। एक ह्यूमन सेल में 24 आवर्स में एक सेल साइकिल कंप्लीट होता है, इंटरफेस 23 आवर्स का होता है, एम फेज 1 आवर का होता है। और इंटरफेस में भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होता है वो कौन सा होता है, वो G1 फेज होता है, ठीक है। G1 फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसका सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है इसका, फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स यही होता है। 23 अगर ये इंटरफेस 23 आवर्स का होता है, तो 14 to 16 आवर्स G1 फेज ही होता है। तो लॉन्गेस्ट इंटरफेस में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, G1 फेज होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं ये ह्यूमन सेल्स की बात कर रहा हूँ। अब देखिए आगे चलते हैं, तो ये तो हो गया हमारा प्रिपरेटरी फेज और द इंटरफेस हमारा हो गया। अब इंटरफेस G0 फेज में मैंने आपको बोल दिया कि G0 फेज में होता क्या है, जो सेल्स है फॉर एग्जाम्पल हमारी नर्व सेल्स या हमारी मसल्स, मसल सेल्स जो होती है वो किस फेज में रहती है, वो G0 फेज में एंटर होती है, सेल साइकिल की G0 फेज में एंटर होती है, और वो ये 100 ईयर्स तक वैसे ही रहेंगी, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी दे कैन एंटर इनटू दैट, दे कैन स्टार्ट द सेल साइकिल, कभी भी वो सेल साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए तो आगे चलते हैं हम। अब ये तो इंटरफेस था, इंटरफेस में हमने देखा क्या हुआ, अब है एम फेज। एम फेज सेल साइकिल का एम फेज। अब जो एम फेज होता है, एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है। जो एम फेज इज एक्चुअल डिवीजन फेज, एक्चुअल एक्चुअल डिवीजन जो सेल का होता है वो किस फेज में होता है, एम फेज, एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन फेज, एक्चुअल डिवीजन टेक्स प्लेस इन द एम फेज। और ये कितने टाइम तक होता है ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन सेल्स में ये एम फेज 1 आवर तक होता है इन ह्यूमन सेल्स, ठीक है। इन ह्यूमन सेल्स एम फेज कितने टाइम तक होता है, 1 आवर में कंप्लीट होता है। अब ये जो एम फेज है, एम फेज स्टेप वाइज होता है। तो एम फेज में पहला क्या आता है, एम फेज में पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो पहला फेज, जो एम फेज का पहला फेज है दैट इज काइरोकाइनेसिस, और जो सेकंड फेज है इसका दैट इज साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज दो फेजेस से होता है, एम फेज कंप्लीट हो जाएगा, बट एम फेज में पहले क्या होता है, काइरोकाइनेसिस, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस। अब काइरोकाइनेसिस क्या है, काइरोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम सिंपली बोलते हैं क्या,
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। हो गया डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? काइरोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस किसको हम बोलते हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा तब जाके, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तब जाके एक सेल डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है यहां तक। अब जो काइरोकाइनेसिस है, अब काइरोकाइनेसिस फेजेस में होता है। काइरोकाइनेसिस भी किस में होता है? इन फेजेस। अब कौन कौन से फेज होते हैं काइरोकाइनेसिस के? तो काइरोकाइनेसिस का जो पहला फेज है वो कौन सा है? दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज। द फर्स्ट फेज ऑफ काइरोकाइनेसिस इज प्रोफेज। सेकेंड फेज क्या होता है? मेटाफेज। ऐसे ही नहीं न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो वो फेजेस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। प्रोफेज होता है पहले, फिर उसके बाद मेटाफेज होता है, फिर उसके बाद एनाफेज होता है। ठीक, और उसके बाद टीलियोफेज होता है। टीलियोफेज। ठीक है, तो ये चार फेजेस जब होते हैं तो काइरोकाइनेसिस कंप्लीट। उसके बाद क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब चलते हैं हम, ये तो एम फेज है। एक्चुअली एम फेज का बेसिकली होता क्या है? एम फेज में एम फेज कैसे होता है? ठीक है, तो अब जाके हम पहुंच गए हैं किस पर? जो सेल साइकिल, टाइप्स ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल दो किस्म का होता है, एक तो माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। ठीक, यहां तक क्लियर है आपको? अब जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल दो दो टाइप का होता है, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस वो वाला सेल डिवीजन है जिसमें एक पैरेंटल सेल, फॉर एग्जांपल दिस इज द पैरेंटल सेल, इसका क्रोमोसोम नंबर 46 है। अगर ये डिवाइड हो जाएगी, इसका सेल साइकिल हो गया। दैट मीन्स कौन सा सेल साइकिल, कौन सा टाइप? माइटोसिस। एक पैरेंटल सेल को माइटोसिस जब होता है तो उसमें एक पैरेंटल सेल डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर सेल्स, एंड द डॉटर सेल्स आर हैविंग सेम क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, 46 46। तो दिस इज नोन एज माइटोसिस। और इस माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटिक डिवीजन। सोमैटिक डिवीजन। अब सोमैटिक डिवीजन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी सेल्स है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में दो किस्म की सेल्स होती है। एक तो सोमैटिक सेल होती है और दूसरी जर्मिनल सेल होती है। सोमैटिक सेल्स, ह्यूमन की सोमैटिक सेल्स को हम बॉडी सेल्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो स्किन सेल्स, दे आर सोमैटिक सेल्स, दे आर बॉडी सेल्स। लेकिन जो हमारी टेस्टीज, जो हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्टीज जो होता है, टेस्टीज में एक सेल होती है सुपरमैटोजेनिक सेल। तो टेस्टीज में जो सेल्स होती हैं उनको हम, या जो वो सुपरमैटोजेनिक सेल है उसको हम जर्मिनल सेल कहते हैं, क्योंकि उसी से क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। तो ह्यूमंस में दो तरीके की सेल्स होती है, सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल। ठीक है, सोमैटिक एंड जर्मिनल। ठीक है, सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल होती है। तो जर्मिनल सेल्स क्या होती है? जर्मिनल सेल्स से, फॉर एग्जाम्पल जर्मिनल सेल्स क्या करती है? प्रोड्यूस स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है, गेमेट्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली गेमेट्स लिखूंगा, वो गेमेट्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस देखो जर्मिनल सेल्स में भी होता है और सोमैटिक सेल्स में भी होता है। ठीक है, जो गेमेट फॉर्मिंग सेल्स है उनमें भी माइटोसिस होता है, और जो बॉडी सेल्स होती है उनमें भी क्या होता है? उनमें भी माइटोसिस होता है। लेकिन मोस्टली जो पर्टिकुलरली बॉडी सेल्स में खाली माइटोसिस होता है। बॉडी सेल्स जो होती है, जो सोमैटिक सेल्स होती है, उनमें खाली कौन सा सेल साइकिल होता है? माइटोसिस होता है, इसलिए हम सोमैटिक डिवीजन इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं हम मियोसिस पर, इनको हम डिटेल पढ़ेंगे अभी। मियोसिस क्या होता है? तो मियोसिस वो वाला सेल साइकिल है जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें एक पैरेंटल सेल, फॉर एग्जाम्पल इसका क्रोमोसोम नंबर 46 है,
तो ये डिवाइड हो जाएगी इंटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। जब ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यहां पर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, बट हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। तो जो 2 डॉटर सेल्स होंगी उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हाफ होगा, टू दैट ऑफ पैरेंटल सेल। तो इसको हम क्या कहेंगे, मियोसिस कहेंगे। इसलिए हम मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। जो पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बनी, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया, दैट इज नोन एज मियोसिस और द रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। बट जो मियोसिस होता है, मियोसिस 2 फेजेस में होता है। मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल को पहले मियोसिस फर्स्ट हो गया। मियोसिस फर्स्ट क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, तो इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर आ गया, हाफ क्रोमोसोम नंबर आ गया। फॉर एग्जाम्पल इन 2 सेल्स को क्या हो जाएगा, उसके बाद इनको मियोसिस सेकंड हो जाएगा, मियोसिस सेकंड। लेकिन मियोसिस सेकंड क्या है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, ये सिंपली जस्ट लाइक एज माइटोसिस होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, वो खाली मियोसिस फर्स्ट में ही रिडक्शन हो जाती है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये मियोसिस सेकंड क्या है, मियोसिस सेकंड इज सिंपली अ माइटोसिस, ये सिंपली माइटोसिस होता है, ठीक है। ये मियोसिस सेकंड है, ठीक। तो आगे जाके अभी ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तो मियोसिस है, बाय डेफिनेशन मैं अभी बोल रहा था कि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो जाता है। अब चलते हैं हम किस पर, माइटोसिस पर। तो पहले हम माइटोसिस को खत्म करेंगे। माइटोसिस कौन सा सेल साइकिल है, माइटोसिस। माइटोसिस जो है, माइटोसिस में भी क्या हो जाएगा, ये भी सेल साइकिल है, तो माइटोसिस में भी क्या होगा, 2 फेजेस हो जाएंगे। इसमें भी इंटरफेज और एम फेज होता होगा नहीं, होता है इंटरफेज और एम फेज। इसमें भी इंटरफेज और एम फेज है, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल 2 फेज में होता है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेस, इसका इंटरफेस क्या होगा, इसका इंटरफेस भी किसका बना होगा, G1 G1 S और G2 का। तो मैंने अभी आपको बताया G1 में क्या होता है, G1 में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, वो डुप्लीकेट हो जाती हैं। एस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ रेप्लिकेशन, और डुप्लीकेशन, अब बोलो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, और एस फेज में सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। जो मैंने अभी आपको इंटरफेस पढ़ाया है, सिमिलर वही इंटरफेस रहेगा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं इसमें। और G2 में क्या हो जाता है, G2 में माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट होता है, या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक। तो सेल ग्रो हो गई, ठीक है। अब ये है, अब ये अंडरगो क्या करेगी, एम फेज। तो इंटरफेस तो कॉमन है, इंटरफेस दोनों, मियोसिस में भी ऐसे ही इंटरफेस होता है, ये तो कॉमन चीजें होती है दोनों फेज, मियोसिस में भी और माइटोसिस में इंटरफेस सिमिलर है दोनों में। एम फेज में डिफरेंस है। एम फेज देखो, माइटोसिस का एम फेज, एम फेज जो माइटोसिस का एम फेज होता है, इसमें भी एम फेज कैसे हो जाएगा, पहले कायरोकाइनेसिस हो जाएगी, कायरोकाइनेसिस, दैट मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो कायरोकाइनेसिस के कुछ सब फेजेस हैं। कायरोकाइनेसिस कैसे होता है, पहले प्रोफेज आ जाएगा, प्रोफेज। अब देखो प्रोफेज में क्या होता है, माइटोसिस के एम फेज के प्रोफेज में क्या होता है, यहां पर फॉर एग्जांपल जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम जब इस क्रोमोसोम ने रेप्लिकेशन की थी, किसमें रेप्लिकेशन इसने की थी, सिंथेसिस फेज में, एस फेज में इसने रेप्लिकेशन की थी। तो इसने अपनी एक कार्बन कॉपी बनाई थी, ठीक है ना, इसने अपनी एक कार्बन कॉपी बनाई थी, ये इसकी कार्बन कॉपी हो गई, ठीक है, कार्बन कॉपी इसकी हो गई, ठीक। सेंट्रोमियर तो भी एक ही है, सेंट्रोमियर एक ही है,
तो जब इसने अपनी कॉपी बनाई उसके बाद अब देखो क्या हो जाएगा। अब अभी ये माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं है। अभी ये माइक्रोस्कोप अगर हम देखेंगे कि प्रोफेज में हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो ऐसा दिखता नहीं है। तो इसमें पहले प्रोफेज में क्या हो जाती है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स और कंपैक्टनेस, इस क्रोमोसोम में और ज्यादा कंपैक्टनेस आ जाती है। अभी हमें ऐसा क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी ये एज लूज थ्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, दे आर जस्ट लाइक एज द लूज थ्रेड्स। हमें पता भी नहीं चलता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है। दे आर जस्ट लाइक एज लूज थ्रेड्स, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जब होती है, कंडेंसेशन से क्या हो जाता है, जो वाटर है वाटर रिमूव हो जाएगा। कंडेंसेशन मीन्स कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आर कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। सिंपली जो है डीएनए कंडेंस हो जाएगा और वो मोर कंपैक्टेड फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स जस्ट लाइक एज रॉड लाइक शेप्स वो विजिबल हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए की कंडेंसेशन जो हो जाएगी, कंडेंसेशन में क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूवल, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और ये कंडेंस कंपैक्टनेस इसमें आ जाएगी। और प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में और एक चीज हो जाती है, प्रोफेज अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए होते हैं। और वो जो सेंट्रियोल्स, फॉर एग्जांपल ये अभी न्यूक्लियस में ऐसे लूजली कंपैक्टेड क्रोमोसोम्स थे ये। अब ये यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स ने डुप्लीकेशन की थी किसमें, सेंट्रियोल्स ने डुप्लीकेशन की थी इन द G2 फेज। और दो से एक से वो ऐसे बने थे, वो पेयर बने थे, दो पेयर्स वो बन गए थे। अब ये सेंट्रियोल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द पोल्स। टुवर्ड्स द पोल्स मींस अपोजिट एंड्स पर। अगर ये वाला यहाँ पर रहेगा तो दूसरा वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो सेंट्रियोल है ये कहाँ पर जाएगा, ये अपोजिट साइड में खड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स दे विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स। हाँ, सेंट्रियोल्स विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। तो जब ये पोल्स पर आ जाते हैं, प्रोफेज में होता क्या है, जब ये मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स द पोल्स तो एक सेंट्रियोल यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर सेंट्रियोल, यहाँ पर आ गया है प्रोफेज में। तो जब ये यहाँ पर आ जाता है तो अब क्या करेगा, ये स्टार लाइक शेप बनाएगा। ये अपने सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रियोल्स रेडिएट करेंगे प्रोटीन रेज। ये प्रोटीन रेज फॉर्म करेंगे जिनको हम एस्ट्रल रेज भी कहते हैं। दे विल रेडिएट स्मॉल स्मॉल रेज, स्मॉल स्मॉल दीज वो रेज या ये फिलामेंट जैसे वो रिलीज करेंगे, ठीक है। इनसे फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स निकल जाएंगे, इनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। तो ये जो स्टार शेपर्ड अब बन गया, ये सेंट्रियोल कैसा बन गया, स्टार शेपर्ड, क्योंकि इसमें जो रेज निकल गई। तो दिस स्टार शेपर्ड सेंट्रियोल इज नोन एज एस्टर। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर, ठीक है। तो एस्टर फॉर्मेशन हो गई और इन छोटी छोटी रेज को हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। दीज आर नोन एज एस्ट्रल रेज। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। प्रोफेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है। तो एस्टर कहाँ से बना, जो सेंट्रियोल्स जो थे, सेंट्रियोल्स अपोजिट एंड्स पर खड़ा हो गए, ठीक है। न्यूक्लियस के अपोजिट एंड्स पर खड़ा हो गए, ये मूव इन्होंने किया एट द अपोजिट एंड्स। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन सेंट्रियोल से स्मॉल स्मॉल प्रोटीनस रेज निकली, प्रोटीन फिलामेंट्स निकल गए छोटे से। उन प्रोटीन फिलामेंट्स ने इनका इनका जो अपीयरेंस है, इनकी अपीयरेंस जस्ट लाइक एज अ स्टार हो गई। तो इस स्टार लाइक अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हो गई। अब उसके बाद क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के बाद डिसअपीयरेंस ऑफ सेंट्रोस्फीयर। देखो अब यहाँ पर जो है सेंट्रोस्फीयर खत्म हो जाएगा, डिसअपीयरेंस ऑफ, देखो मैं कह रहा हूँ डिसअपीयरेंस ऑफ सेंट्रोस्फीयर, ये नहीं। तो जब एस्टर फॉर्मेशन होती है पहले सेंट्रोस्फीयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलॉन्गेशन और जो प्रोटीनस ये जो है प्रोटीनस ये रेज निकल जाएंगी, इनको हम बेसिकली माइक्रोटेब्यूल्स भी कहते हैं। ये प्रोटीन माइक्रोटेब्यूल्स होते हैं, तो ये स्टार लाइक शेप बनाएंगे तो उसको हम एस्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पर मोर कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स की हो जाएगी। एक और चीज होती है, मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और ज्यादा कंडेंसेशन और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी क्रोमोसोम्स की। और जो एस्टर्स हैं, ठीक है, एस्टर्स
और ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने एस्टर, जो एस्टर फॉर्मेशन होती है, अभी ये पोल्स पर नहीं पहुंचे होते हैं, ये अभी यहीं तक होते हैं, लेकिन एस्टर फॉर्मेशन पहले ही होती है, फिर ये पोल्स पर आ जाते हैं। जब ये पोल्स पर आ जाते हैं तो ये जो स्मॉल स्मॉल फाइबर्स हैं ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, अब यहाँ से ऐसे फाइबर्स निकलते हैं, लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स निकलते हैं, और लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स। तो ये भी प्रोटीनस होते हैं। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं ये बेसिकली। तो ऐसे वहाँ पर बन जाता है। तो पहले क्या हो जाएगा, अब देखो एस्टर जब बन गया उसके बाद ये जो एस्टर्स है ये मूव टुवर्ड्स द पोल्स करेंगे, और डिसअपियरेंस ऑफ डिसअपियरेंस डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू ब्रेक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब हो जाएगी ब्रेक, या डिसअपियरेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपियरेंस हो जाएगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट्स टू ब्रेक एंड इट विल डिसअपियर, और ये डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, स्पाइंडल फाइबर्स बन गए, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स, या सिंपली मैं कहूँगा फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल। तो एस्टर्स से, ये जो एस्टर थे, अब एस्टर्स ने ये जो फाइबर्स बना दिए यहाँ पर, इनको हम स्पाइंडल फाइबर्स कहते हैं, और इसको हम स्पाइंडल कहते हैं। ये जो स्पाइंडल होता है इट इज नोन एज माइटोटिक apparatus ऑफ सेल साइकिल, माइटोटिक apparatus ऑफ सेल साइकिल, apparatus ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, ऐसा हो गया बन गया। और डिसअपेरेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, जो अभी तक डुप्लीकेट हुई थी ऑर्गेनेल्स, उनकी डिसअपेरेंस हो जाएगी। ये सारा किस में होता है, प्रोफेज में होता है। डिसअपेरेंस अपेयरेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, सारी ऑर्गेनेलीज क्या हो जाएंगी, डिसअपेयर। ये तो किस में होता है, ये तो भाई प्रोफेज में होता है। अब प्रोफेज में ऐसी चीजें हो गई, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हो गया, डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, स्पाइंडल बन गया जिसको माइटोटिक apparatus ऑफ सेल साइकिल कहते हैं, और डिसअपेरेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज हो गई, और कंडेंसेशन ऑफ डीएनए हो गई। हाँ, इसमें मिड प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज होता है, मिड प्रोफेज होता है, और लेट प्रोफेज होता है। मैंने सीक्वेंस वाइज ये सारा कुछ ऐसे ही कर दिया है। तो इसमें पहले ये होता है, उसके बाद मिड प्रोफेज, एंड देन दिस इज लेट प्रोफेज। सिंपल है। अब उसके बाद जब प्रोफेज खत्म होता है तो उसके बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज, मेटाफेज में और कंडेंसेशन हो जाती है किनकी, क्रोमोसोम्स की। तो मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अब ये जस्ट लाइक एज दिस, अब हम क्रोमोसोम को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्रोमोसोम हमें ऐसे नजर आएंगे। इनकी कंपैक्टनेस बहुत ज्यादा हुई होती है, मेटाफेज में ये विजुअलाइज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजुअलाइज्ड इन मेटाफेज। हम क्रोमोसोम को विजुअलाइज करेंगे इन मेटाफेज में। ठीक है, एक क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, सेल में, इन मेटाफेज। ठीक है, तो ऐसे हमें दिख जाएगा एक क्रोमोसोम, जो सेल साइकिल है सेल साइकिल के मेटाफेज पर हमें एक क्रोमोसोम विजुअलाइज हो जाएगा मेटाफेज पर। तो क्रोमोसोम्स आर विजुअलाइज्ड इन मेटाफेज ऑफ सेल साइकिल। तो इसमें और कंडेंसेशन हो जाएगी, तब जाके ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डीएनए की कंडेंसेशन हो जाएगी, या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगी। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में लिखूंगा, अगर आप डीएनए नहीं लिखोगे तो क्रोमोसोम्स, मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ, तो क्रोमोसोम्स अब ऐसा लगेगा। हाँ, क्रोमोसोम्स आर विजुअलाइज्ड थ्रू एन माइक्रोस्कोप। और मेटाफेज में क्या हो जाता है, अब स्पाइंडल तो बना है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्पाइंडल तो बन गया है, ये मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ये एस्टर्स ने बना दिया था स्पाइंडल। अब स्पाइंडल जब बन गया तो ये जो सारे क्या है, ये जो सारे क्रोमोसोम्स हैं, ये सारे क्रोमोसोम्स स्पाइंडल के फाइबर से कनेक्ट हो जाएंगे। एक और क्रोमोसोम मैं यहाँ पर बना दूंगा। अब यहाँ तो मैं सारे क्रोमोसोम तो नहीं बना सकता हूँ, बट ऐसे ऐसे
ऐसे ये भी क्रोमोसोम है। तो सारे क्रोमोसोम आप ज्वाइन हो जाएंगे इन स्पाइनल फाइबर्स, और ये ज्वाइन के कहाँ पर हो जाएंगे? एट मेटाफेज प्लेट। तो अलाइन, देखो अलाइन, क्रोमोसोम्स विल अलाइन एट, ऑल क्रोमोसोम विल अलाइन एट मेटाफेज प्लेट, इक्वेटर, मेटाफेज प्लेट। तो इक्वेटर ऑफ स्पाइंडल, अभी तक मैंने कहा था स्पाइंडल, जो स्पाइंडल था ऐसे ऐसे स्पाइंडल था। इसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फाइबर्स। अब आप उनको ऐसे ही रखो। ये तो स्पाइंडल था, दिस वाज अ स्पाइंडल। जो किसने बनाया था? जो बनाया था सेंट्रियोल्स ने। ठीक है, पहले इनने एस्टर बनाए, उसके बाद ये इलोंगेट हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स और उन्हें स्पाइंडल फाइबर्स बना दिए, जिसमें पोलर टू पोलर कंटिन्यूस फाइबर होता है और आधे डिसकंटिन्यूस फाइबर्स होते हैं। वो भी आप यहाँ पर देखोगे। तो जब ये क्रोमोसोम्स, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई तो क्रोमोसोम्स हाँ एक्सपोज हो गए, तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? ये सारे मेटाफेज पर ये सारे क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर ऑफ स्पाइंडल ये अलाइन हो जाते हैं। ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर ये क्या हो जाएंगे? ये इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे। अब देखो मैंने ऐसे बना दिया है स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर ऐसे है, स्पाइंडल यहाँ से है, दे विल अलाइन जस्ट लाइक हेयर एट द इक्वेटर। अब इसको उल्टा बनाना, ठीक है। ठीक, तो ऐसे हो जाएंगे ये, दे विल अलाइन एट द इक्वेटर। तो जब ये अलाइन हो गया एट द इक्वेटर पर, तो किस में होते हैं? मेटाफेज पर। अब उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद देखो अलाइन एट द इक्वेटर, यही आपको बात याद रखनी है। सारे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं द मेटाफेज प्लेट और इक्वेटर, मेटाफेज प्लेट और इक्वेटर पर वो अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्पाइंडल फाइबर्स हैं ये कनेक्ट किसके साथ होते हैं? सेंट्रोमियर के साथ, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ। जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है उस पर ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं, काइनेटोकोर्स। ठीक है, काइनेटोकोर्स हम उनको कहते हैं। तो इन्हीं काइनेटोकोर्स के साथ ये जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं ये अटैच रहते हैं, और इन फाइबर्स को क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूस फाइबर्स, क्योंकि ये यहीं तक होते हैं, ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो काइनेटोकोर्स के साथ ये स्पाइंडल फाइबर्स कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। और ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं, ये बेसिकली दो क्रोमैटिड्स हैं, ये आपस में ज्वाइन होते हैं बाय कोहेशन, एक इसमें होता है, तो कोहेसिव एक फॉर एग्जांपल एक अटैचमेंट, एक प्रोटीन होता है कोहेसिव प्रोटीन, वो इनको अटैच कर देता है। ठीक है, कोहेसिव प्रोटीन, इन दोनों के दरमियान कोहेसिव प्रोटीन होता है जो इनको अटैचमेंट में रखता है। तो ये तो हो गया मेटाफेज। मेटाफेज पर आपको इतना ही याद रखना है कि कंडेंसेशन होती है डीएनए क्रोमोसोम्स की, और क्रोमोसोम क्या होता है वो हम विजुअलाइज करते हैं, उसको हम देख सकते हैं, क्रोमोसोम जस्ट लाइक एज दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और मेटाफेज पर क्या हो जाता है? क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाता है एट द मेटाफेज प्लेट पर। उसके बाद आता है एनाफेज। तो एनाफेज में हो जाएगा क्या? एनाफेज, तो एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग किसकी होती है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अब ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट हो जाएगा। तो जब ये सेंट्रोमियर अभी ऐसा था, अगर ये स्प्लिट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे था ये, तो जब ये स्प्लिट हो जाता है ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। दो क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा इनटू टू क्रोमैटिड्स, और ये एक एक क्रोमैटिड एक एक क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक, तो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमैटिड्स, जब क्रोमैटिड स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल क्रोमैटिड विल स्प्लिट, जब ले क्रोमैटिड स्प्लिट हो जाएंगे एनाफेज पर, तो ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे, एक क्रोमैटिड यहाँ की ओर और एक क्रोमैटिड यहाँ की ओर हो जाएगी। ठीक है, एक क्रोमैटिड यहाँ की ओर,
ठीक, तो हो गए ना। ऐसी इसी तरह ये दोनों भी स्प्लिट हो जाएंगे। और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर तो हो गया इनटू टू क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, फॉर्मेशन ऑफ टू क्रोमैटिड्स। और ये जो क्रोमैटिड्स हैं दे विल मूव, क्रोमैटिड्स मूव्स इन V और J शेप, V और J शेप्ड, हाँ V और इन्वर्टेड V है ना ये, तो V शेप में या J शेप में ये किस में कहाँ मूव करेंगे, मूव इन V और J शेप टुवर्ड्स देयर पोलस, towards their respective centrioles or respective poles। तो ये इस पोल तक आएगी और ये इस पोल तक आएगी, ठीक है। और ये जो स्प्लिटिंग है ये कैसे स्प्लिटिंग हुई, ये क्रोमेटिड्स में एक प्रोटीन था दैट इज कोहेसिव प्रोटीन था, उसके बाद एक एंजाइम आ जाता है दैट इज नोन एज सेपरेस एंजाइम, एनाफेज में एक एंजाइम आ जाता है दैट इज नोन एज सपरेस एंजाइम आ जाता है। और सपरेस एंजाइम क्या करता है, वो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर करता है और ये क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। उसके बाद देखो ये मूव कैसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँच जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम यहाँ तक कैसे पहुँच जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक ऐसे पहुँच जाएगा बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो प्रोटीनस फाइबर है, स्पाइनल फाइबर, ये बेसिकली क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जब मैंने माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा था पॉलीमराइजेशन एक साइड से होती है, एक ये जो होता है एक साइड से माइक्रोट्यूब्यूल एक साइड से पॉलीमराइज होता है और एक दूसरी साइड से क्या होता है, डिपॉलीमराइज हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल में डिपॉलीमराइजेशन होती है और डिपॉलीमराइजेशन से इसकी लेंथ क्या हो जाती है, इसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है। तो जब इसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो तब जाके ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये इस पोल तक पहुंच जाएगी और ये वाली क्रोमैटिड इस पोल तक पहुंच जाएगी। दैट मीन्स अभी तक 46 थे हमारे, 46 क्रोमोसोम में सेपरेटिंग हो गई, 46 इधर गए 46 इधर गए, ठीक है। तो दो सेल्स में अपना अपना क्रोमोसोम वापस आ गया, 46 इसमें जाएंगे 46 इसमें, क्योंकि हमारे पास 46 क्रोमोसोम थे लेकिन अभी सेंट्रोमियर क्या था, एक ही था, उन्होंने हर किसी क्रोमोसोम ने अपनी कार्बन कॉपी बनाई थी। अब जाके ये 46 क्रोमोसोम्स दो हिस्सों में तब्दील हो गए, 46 यहाँ जाएंगे 46 वहां जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एनाफेज था। एनाफेज के बाद कौन सा फेज होता है, दैट इज लास्ट फेज, दैट इज नोन एज टेलोफेज। टेलोफेज, टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में इट इज इनवर्स ऑफ प्रोफेज। इनवर्स ऑफ प्रोफेज क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिकंडेंसेशन हो जाएगी, डिकंडेंसेशन, इसमें दैट मीन्स हाइड्रेशन, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगी, दैट मीन्स हाइड्रेशन, इसमें वाटर ऐड हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगी और वो क्रोमैटिन में चेंज हो जाएगा। इसमें जो स्पाइनल फाइबर्स हैं, स्पाइनल फाइबर्स डिसॉल्व हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, स्पाइनल फाइबर डिसॉल्व हो जाते हैं और सेंट्रियोल्स वापस फार्म हो जाते हैं और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, और वो गोल्गी अपैरेटस से बन जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियोलस फिर से वापस आ जाता है, ऑर्गेनेल्स फिर से आते हैं, न्यूक्लियोलस फॉर्म्स, न्यूक्लियोलस कहाँ से बनेगा, फ्रॉम द एनओआर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो एनओआर रीजन मैंने पहले ही बोला था, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है क्रोमोसोम में, तो वहाँ पर एक बल्ब जैसा होता है, दैट इज सैटेलाइट क्रोमोसोम मैंने पढ़ाए थे। तो एनओआर रीजन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पर होता है, उसी से क्या बन जाता है, उसी से न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन हम उसको कहते हैं, उसी से न्यूक्लियोलस बन जाता है। तो ये तो टेलोफेज था, ठीक है। और अब है, ये तो एम फेज क्लियर हो गया, अब है साइटोकाइनेसिस। क्योंकि एम फेज में क्या होता है, एम फेज में काइरोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गई, एम फेज में दूसरा फेज क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। अब देखो साइटोकाइनेसिस में हो, देखो साइटोकाइनेसिस होता क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जब एनाफेज काइरोकाइनेसिस का एनाफेज जब चला होता है, एनाफेज में जो स्पाइंडल होता है जहां पर क्रोमोसोम्स अटैच हुए होते हैं, ये स्पाइंडल है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्प्लिटिंग हो जाती है क्रोमोसोम्स की,
एनाफेज में, तो यहाँ पर एक डेंस मटेरियल, एक डेंस बॉडी क्रिएट हो जाती है साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर एनाफेज के जो एनाफेज में एक डेंस बॉडी क्रिएट हो जाती है, डेंस बॉडी फॉर्म हो जाती है ड्यूरिंग द एनाफेज साइटोप्लाज्म में। और कहाँ पर, और इसी मिड पॉइंट इक्वेटर ऑफ द स्पाइंडल में, इक्वेटर ऑफ द स्पाइंडल पर ही एक डेंस बॉडी क्रिएट हो जाती है साइटोप्लाज्म की। तो ये डेंस बॉडी फिर क्या करती है, ये डेंस बॉडी डीप हो जाती है और ये फरो फॉर्मेशन करती है। तो साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे फरो फॉर्मेशन हो जाते हैं, और फरो फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, ये फरो ज़्यादा ज़्यादा अंदर अंदर आएगा और ये साइटोप्लाज्म भी ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। तो आपको साइटोकाइनेसिस में याद क्या रखना है, साइटोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन